नमस्कार। आप BQ प्राइम हिंदी देख रहे हैं और अब मेरे साथ हैं आज नितिन भसीन, को हेड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और हेड ऑफ रिसर्च एम्बिट कैपिटल। नितिन, आपका BQ प्राइम हिंदी में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे जो है वो है निफ्टी के बारे में। हमने देखा कि निफ्टी इस साल लगभग शुरुआत जनवरी से अब तक लगभग लगभग 4% के आसपास बढ़ा है। आप आपके अनुसार निफ्टी का क्या टारगेट होगा अगले साल के लिए? थैंक्स अजीत। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। जिस तरीके से हम निफ्टी के बारे में सोचते हैं कि अगले एक साल के अंदर निफ्टी का जो फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए वो करीबन 19,500 के आसपास होना चाहिए। ये हम क्यों सोचते हैं कि यहाँ से 9-10% निफ्टी का फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए ऊपर। उसके दो या तीन कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमें लगता है जो जो गवर्नमेंट का जो 10 साल का 10 ईयर जीसेक यील्ड है, जो प्राइम बोरोइंग रेट है, वो करीबन 7.25 या 7.3% के आसपास रहना चाहिए अगले एक साल में। रेपो रेट बढ़ेंगे, शायद 25 बिप्स और बढ़ेंगे या 50 बिप्स और बढ़ सकते हैं। बट ऐसा नहीं लगता है कि हमको कि वो इतने ऊपर जाएंगे कि वो जी से यील्ड को काफी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो करीबन करीबन अगले साल अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबल स्थिति में रहती है, कोई ग्लोबल क्राइसिस नहीं होता है, तो हमको लगता है कि यहाँ पर ये 7.3 के आसपास रहना चाहिए। उसी समय में अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल के अंदर जहाँ पे निफ्टी की हमेशा अर्निंग्स कटती रहती थी, बिकॉज ऑफ आइदर कभी बैंक्स के नंबर नहीं आते थे, या कभी ऑयल एंड गैस में या मेटल्स में या टेलीकॉम में। ये पहले 1 या 2 साल हैं। FY 22 काफी अच्छा साल था निफ्टी की अर्निंग्स का। FY 23 में भी अब तक इन द लास्ट 9 महीने में हमने कुछ खास अर्निंग्स कटते हुए देखी नहीं है। और FY 24 के अंदर अगर हम अज्यूम भी करें कि 18% नहीं, 14 या 15% ग्रोथ आएगा, तो करीबन उस 920 रुपए का EPS और 7.25%, 7.3% का जीसेक, और हिस्टोरिकली एवरेज जो अर्निंग यील्ड और बॉन्ड यील्ड का गैप रहा है, अगर उस एवरेज को यूज करें तो करीबन 19,500 के आसपास का फेयर वैल्यूएशन बनता है आपका निफ्टी के अंदर, विच शोज 8 या 9%। बट मार्केट कभी फेयर वैल्यूएशन पे ठहरता नहीं है, अक्सर वो ऊपर या नीचे रहता है फेयर वैल्यूएशन से। बट ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है हमें कारण कि मार्केट की फेयर वैल्यूएशन यहाँ से नीचे होनी चाहिए। आपके अनुसार ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं आज के डेट में जहां पर सेक्टर्स फेयर वैल्यूएशन में हैं, और ये सेक्टर 2023 में कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जो आउट परफॉर्म कर सकें करें, या जो अंडर परफॉर्म करेंगे, या यू नो इन लाइन विथ निफ्टी परफॉर्म करेंगे? अगले एक साल में हमारा ये विचार है कि जो बैंकिंग सेक्टर जो पिछले एक साल से काफी अच्छा करता आया है, करीबन अगले 1 या 2 क्वार्टर और अच्छा कर सकता है। जबकि हमको लगता है कि वहां पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। PSU बैंक के बाहर में जितने भी बैंक्स हैं, हमें लगता है उनका जो निम मार्जिन है वो पीक आउट कर चुका है। जो फर्स्ट हाफ के अंदर निम मार्जिन था करीबन 3.5% का, वो लगता है कि वो उससे लोअर ही रहेगा नंबर FY 24 के अंदर। बट अभी PSU बैंक्स की लिक्विडिटी का जो उनको बेनिफिट है, या उनकी रीप्राइसिंग का बेनिफिट है उनकी लेंडिंग में, और बैंक्स में खासकर जैसे एक दो और बड़े बैंक हैं जहाँ पे और अभी लिक्विडिटी का फायदा हो सकता है, या रीजनल बैंक, तो आपके पास मोमेंटम रहेगा अगले 3 से 6 महीने का। बट एट सम पॉइंट इन टाइम पूरे साल में हमको अपने रिकमेंडेशन पे सोचना पड़ेगा। पिछला एक साल IT काफी खराब परफॉर्म किया। हमने देखा है कि IT जब इतना खराब परफॉर्म करता है, जब उसके अर्निंग एस्टिमेट घटने बंद हो जाते हैं, तो अगले 12 महीने में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। पिछले 12 महीने में IT करीबन 40% रिलेटिव टू निफ्टी अंडर परफॉर्म किया। तो हमें लगता है कि अगले एक साल के अंदर IT कुड बी दैट सेक्टर वेयर वन शुड नॉट रिमेन अंडरवेट। करीबन निफ्टी के बराबर इक्वल वेट होना चाहिए। ओवरवेट होना चाहिए कि नहीं, वो देखना पड़ेगा अगले क्वार्टर के अंदर किस तरीके से US के अंदर रिसेशन और अर्निंग एस्टिमेट्स पाते हैं। बट अब यहाँ से अंडरवेट नहीं रहना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर ओवरवेट सोचे तो हमको लगता है कि ऑयल एंड गैस के अंदर हमको आज की डेट में ओवरवेट होना चाहिए, हमको मेटल्स के बारे में ओवरवेट होना चाहिए, बट हमको ऑटो के बारे में शायद अंडरवेट होना चाहिए। तो 2000 कुछ सेक्टर्स के हमारे व्यूज जो डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरवेट एंड अंडरवेट। FMCG के बारे में बताइए, बिकॉज साल की शुरुआत में ऐसा नहीं लगता था कि FMCG वो आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को।
पर साल के अंत में पीएसयू बैंक्स के बाद एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। 2023 में जाते हुए आपको लगता है कि डिमांड सस्टेन रहेगा, रूरल डिमांड वापस आ जाएगा और वॉल्यूम ग्रोथ जो कम हो गया था क्योंकि प्राइस इरोजन, प्राइस रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से जो ग्रामेज कम हुई थी या फिर प्राइस बढ़ा था, या सैशेस का साइज कम होता गया, वो वापस आएगा क्या आपको लगता है वॉल्यूम ग्रोथ? आई थिंक एफएमसीजी पिछले जो एक साल के अंदर अच्छा किया, उसका एक और भी कारण हो सकता है कि एफएमसीजी वर्सेस आईटी, एज इन्वेस्टर्स अपना आईटी से बाहर निकल रहे थे, तो उन लोग किसी और सेक्टर के अंदर रीजनेबल साइज, जो अच्छी क्वालिटी, जहां पर कैश फ्लो हो, वहां पे अपने आप को बैलेंस करना था। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का आप चेक करेंगे एक महीना भर पहले, खासकर इंडिया के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बहुत आईटी के अंदर अंडरवेट थे, तो शायद वहां पर वो एफएमसीजी के अंदर अपने आप को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। दैट इज परहैप्स वन रीजन। बट हमको लगता है एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ के लिए जितनी भी हम कमेंट्री सुनते हैं, इस अर्बन इंडिया जो अच्छा कर रहा है, जो रूरल इंडिया है वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। शायद रूरल इंडिया की जो वेज ग्रोथ है वो कुछ खास बढ़ नहीं रही है आज की डेट में। जॉब इनकम, रिपैट्रिएशन फ्रॉम अर्बन बैक टू रूरल, ये थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर है। तो मुझे लगता नहीं है कि वॉल्यूम ग्रोथ इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग हो सकता है एफएमसीजी का अगले एक साल भर में। बट यस, अगर दुनिया में कमोडिटी के प्राइसेस कम होते हैं, तो कंपनीज जैसे अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर है या कुछ और एक दो बड़ी कंपनी है, उनके रॉ मटेरियल का प्राइस अगर कम होता है तो शायद वो अपना भाव ना काट के अपनी ग्रामेज बढ़ा दे, उससे फायदा हो। बट ऐसा हमें काफी फार एंड फ्यू केसेस में लगता है। सो हेंस एफएमसीजी, मुझे लगता नहीं है ये सारा स्टोरी वॉल्यूम ग्रोथ का आएगा। इट विल बी मोर अबाउट प्रीमियमाइजेशन। जो महंगे सामान खरीद रहे हैं वो और महंगे खरीदते रहेंगे। आप पढ़ सकते हैं, सब कंपनीज के बारे में बात करती है जैसे पार्ले, कि हमको सिर्फ महंगे वाले ही बिस्किट बनाने हैं। तो महंगे वाले बिस्किट तो रूरल इंडिया नहीं खरीद रही है। और उनके साथ उनको चाय के साथ बिस्किट भी नहीं मिलेगा उसकी वजह से। अब ठीक है। आप एक और जो सेगमेंट है जो काफी बातचीत की जाती है वो लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप एंड मिड कैप खुद का है। आपका कहना है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहिए अगर 2023 में, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप उतने बुलिश नहीं है, और क्यों नहीं है? एक्चुअली सुजीत, पिछले एक साल से हम इन्वेस्टर्स को ये बोल रहे थे कि जो हमको लग रहा है कि आज की डेट में जब निफ्टी में इतना अपसाइड नहीं दिखता है, हमको करीबन 5 से 8% का अपसाइड ही दिखता था, जो आज करीबन 8 या 9% के आसपास है, कि इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप में रहना चाहिए। खासकर हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जिनसे हम बात करते हैं, कि आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा अंडरवेट रहना चाहिए, बजाय ज्यादा अंडरवेट रहना चाहिए। और आखिर क्यों? एक तो इसलिए कि हमको लगता है कि पिछले 15-20 साल से अगर आप समझेंगे, तो इस देश के अंदर वैल्यू क्रिएशन और मल्टीपल साथ साथ चलने चाहिए। बट कि मिड कैप्स में क्या हुआ पिछले 2 साल में, FY21 और FY22 में, जो उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी बढ़ गई। और रेवेन्यू बढ़ने के कारण नहीं बढ़ी, बहुतों के मार्जिन बढ़ गए और बहुतों की जो इन्वेस्टेड कैपिटल था वो उस तरीके से ग्रो नहीं किया। उन्होंने वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाल लिया या ग्रॉस ब्लॉक में लगाया नहीं पैसा, तो उससे उनका ROIC लेस बैक बढ़ गया। और वो दिखता है आपको उनके ट्रू वैल्यूएशन मैट्रिक्स में, जो एंटरप्राइज वैल्यू टू इन्वेस्टेड कैपिटल होता है, इस पे हमने भी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट निकाली है। इट इज नॉट प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक। तो वो अपने आप की अपनी हिस्ट्री से और लार्ज कैप की हिस्ट्री से काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एक्सेस वैल्यूएशन हमको दिखता है पूरे पूरे मिड कैप स्पेस के अंदर। तो वो जैसे अगले 1-2 साल में हम देख ही सकते हैं कि उनके नंबर कट रहे हैं। FY23 में निफ्टी का EPS शायद सिर्फ 4% ही काटा गया है पिछले 6-8 महीने में, जबकि निफ्टी 200 का करीबन 8.5 और 9% के आसपास काट दिया गया। इसका मतलब है कि ज्यादा अर्निंग्स कट छोटी कंपनियों में, इवन NSE 200 में हो रहे हैं, जो 100 कंपनियों के बाहर में। नंबर 3, जो हमको लगता है कि मार्केट के अंदर हम डेली वैल्यू समझे जो ट्रेड होती है आज की डेट के अंदर, हम बहुत ज्यादा करीबन 50% के आसपास जो वैल्यू डेली ट्रेड हो रही है वो आपकी निफ्टी 100 के बाहर हो रही है, निफ्टी 100 के बाहर, विच शोज यू दैट इन आवर ग्रीड एंड फियर पोर्टफोलियो में, कि मार्केट में थोड़ा सा ग्रीड प्रपोर्शन ज्यादा है, बिकॉज निफ्टी 100 के बाहर लोग पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहे हैं ऑन डेली वैल्यू। सो जहां आपकी वैल्यूएशन महंगी है, आपके नंबर कट रहे हैं और ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी NSE 100 के बाहर हो रही है, इट क्रिएट्स अ व्यू टू अस
दैट मिड कैप्स इज नॉट द प्लेस वेयर वन शुड बी राइट नाउ। और ग्लोबली भी आप देख सकते हैं कि आज की डेट के अंदर जो लिक्विडिटी है सेंट्रल बैंक्स की कम होगी। अगर लिक्विडिटी कम होती है तो इसका इम्पैक्ट मिड कैप पे और स्मॉल कैप पे ज्यादा आता है। सो 2021 और 2022 में हमने काफी न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स को देखे लिस्ट होते हुए अपने अपने मार्केट्स में। आ, जिस वैल्यूएशन में वो लिस्ट हुए और आज के रेट में बहुत फर्क है। उस समय काफी इंस्टीट्यूशंस थे जैसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने उसमें उनमें बेट नहीं किया। पर आज हम देख रहे हैं कि काफी म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स अभी इमर्ज हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स का और उनका वैल्यूएशन सही है इस वक्त? सजित, ये कहना कि सारे न्यू इकोनॉमी कंपनीज एक जैसी हैं, सबको इकट्ठे लेना चाहिए, या आई थिंक वो फ्रेंजी होता है। उस फ्रेंजी के अंदर सबकी आईपीओज आए, महंगी वैल्यूएशन पे है, आज सारे गिरे हैं, बट सारे शायद बराबर भी नहीं गिरे, कुछ कम कुछ ज्यादा गिरे होंगे। लेकिन कुछ कंपनियां अच्छी हैं और कुछ कंपनियां अभी अपने आप को बना रही हैं, काफी उनके बिजनेस मॉडल कंपटीशन देख रहे हैं। तो ये कहना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। हाँ, हम इसमें कुछ कंपनियां कवर करते हैं जैसे पॉलिसी बाजार और जोमेटो, बट आज के भाव पे हमारे एनालिस्ट को दोनों के दोनों स्टॉक में दिखता है कि अगर कोई 2 या 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करे तो शायद पैसे बन सकते हैं, आप इंडेक्स को बीट कर सकते हैं। बट इट वोंट बी दैट इजी सजीत टू से दैट कि सारी कंपनियां एक जैसी हैं। शायद किसी के बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, इवॉल्व होंगे, एंड वी हैव सीन दैट हर कंपनी का बिजनेस मॉडल इवॉल्व होता रहता है टू द कंपटीशन एंड टू द कंज्यूमर, हाउ इट इवॉल्व्स। आप काफी इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं तो वो भी पूछते होंगे कि अगला मल्टी बैगर कौन सा है आपका, क्योंकि उनको भी अल्फा जनरेट करना होता है अपने पोर्टफोलियो पे। तो आपको कहाँ पर लगता है कि अगला अल्फा आएगा और या अगला मल्टी बैगर आएगा कहाँ? तो बहुत बहुत बारी हमने देखा है कि इंडिया के अंदर पिछले 15 या 20 साल के अंदर बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप बने और मिड कैप लार्ज कैप बने और बहुत सारे लार्ज कैप मल्टी लार्ज कैप कंपनीज बने। तो इस देश के अंदर आई थिंक हर सेक्टर से हमने मल्टी बैगर आते हुए देखे हैं, वेदर इट इज केमिकल कंपनीज और वेदर इट इज फार्मा कंपनीज, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और कंज्यूमर कंपनीज फॉर दैट मैटर। सो ये कहना कि इस सेक्टर में से आएंगे और ये कंपनी है, थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा अभी सजीत। बट हमारी एनालिस्ट टीम जो बहुत सारे स्टॉक्स कवर करती है, उसके अंदर हम अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारे नाम रेगुलरली जब अच्छी कंपनी मिलती है तो बताते हैं। बट हाँ, मल्टीबैगर के बारे में सोचने के लिए सबसे पहले हमें सोचना है कि क्या ये प्रमोटर एक अच्छी क्वालिटी का प्रमोटर है, क्या ये कंपनी की अकाउंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। क्योंकि हमने पिछले 10-15 साल के अपने काम में दिखा है सजीत कि अकाउंटिंग क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा रिस्की होती है एज कंपेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज। थोड़ा सा ज्यादा सक्सेस रेट नहीं होता है अकाउंटिंग क्वालिटी का। एंड बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज जो मल्टी बैगर बनती हैं उनके साथ करीबन 5 या 6 गुना ऐसी भी होती हैं जहां पे इन्वेस्टर्स काफी सारे अपनी पूंजी गवा देते हैं। तो जरा सोच के हमें स्मॉल कैप के मल्टी बैगर्स के बारे में इन्वेस्ट करना चाहिए। गुड क्वालिटी प्रमोटर, गुड क्वालिटी अकाउंट्स, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म। तो इन फैक्टर्स पे असेस करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद भी राइड, इन्वेस्टिंग राइड एंड ओनिंग राइड इज नॉट दैट सिंपल एंड लीनियर। आखिरी सवाल मेरा, हम मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो को देखें तो एक बजट आ रहा है हमारे पास। उसमें भी काफी चैलेंजेस होने वाली हैं। एक ग्लोबल रिसेशन है जिसकी चैलेंजेस अभी मालूम नहीं है कैसे वो पैन आउट करेगा Q4 में और Q1 ऑफ अगले साल के उसमें। और एक इंटरेस्ट रेट साइकिल भी है जो आ रहा है। इन सब के बीच में आपको मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक मैं पूछूं आपसे कि कैसा रहेगा, और उसकी वजह से काफी अर्निंग्स भी इम्पैक्ट होंगी, आपकी यील्ड्स भी इम्पैक्ट होगी और आपका वैल्यूएशन भी इम्पैक्ट होगा। तो आपका क्या नजरिया रहेगा इस पर? मार्केट्स सजीत बहुत बारी फंडामेंटल से दूर होकर फ्लोज और सेंटीमेंट के ऊपर भी चलती हैं। सो आई डू नॉट नो वेदर मैक्रो विल रियली इम्पैक्ट द मार्केट, बट इट डज इन वन वे और द अदर। सो आने वाले बजट में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हम सोचते हैं 2 या 3 चीजें कि सरकार को कैपेक्स करते रहना पड़ेगा, बिकॉज इस देश को अभी भी बहुत ज्यादा कैपेक्स की जरूरत है। 10-15 साल भर पहले जो कैपेक्स बना 2001 से 12 या 13 तक, वो आई थिंक उसके ऊपर काफी सारे बिजनेसेस और इंडिया की ग्रोथ हो गई पिछले 10 साल की।
तो सरकार को कैपेक्स पे शायद मोमेंटम बढ़ा देना चाहिए। पिछले साल उन्होंने स्टेट्स को भी लोन देने का सोचा था, बट स्टेट्स के अपने इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज टू इन्वेस्ट। तो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कैपेक्स के बारे में प्रेशर अपने आप बना के रखना पड़ेगा, और हमारे देश को चाहिए भी कैपेक्स बहुत ज्यादा। जो सबसे बड़ा कठिन सवाल आने वाला है उनके लिए, वो कैपेक्स और रेवेक्स को कैसे बैलेंस करेंगे, बिकॉज जॉब क्रिएशन इतने अच्छे से हो नहीं रहा, तो आप कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगे? सब्सिडी देंगे फार्मर्स को, सब्सिडी देंगे घर बनाने के लिए, सब्सिडी देंगे मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई के लिए, या और भी कुछ प्रोग्राम्स के लिए, कैसे आप फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी सपोर्ट करेंगे और कैपेक्स भी करेंगे? सरकार के लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। पिछले साल में हमने डाइवेस्टमेंट भी देखा है एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कुछ खास बड़ा नहीं। टैक्सेशन कलेक्शन अच्छी है और रोबस्ट है और शायद रहेगी भी, बट अगर हम समझे एज अ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी, तो वो नंबर वहीं पर ही है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो वो नंबर वही है, 18 या 20% या 25% ग्रोथ सिर्फ देखना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज वी शुड ऑलवेज लुक एट कलेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो वो वही नंबर है। तो हमको लगता है इस साल शायद वो अपना बजट डेफिसिट से ओवरशूट करेंगे, 6.4 पे 6.8। अगले साल का क्या टारगेट देते हैं, बट गोइंग इनटू द इलेक्शंस FY 24 के अंदर या कैलेंडर ईयर 24 के अंदर सरकार को अपना रेवेक्स पे अपने आप को पुल बैक तो नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना रहेगा कि वो कैपेक्स और रेवेक्स को कैसे बैलेंस करते हैं, और किस तरीके से देश को 8% ग्रोथ जो सरकार चाहती है उस पर लेके जाते हैं, जबकि हमारा विश्वास है 6.5 या 7% is the best way, because globally recession will hold back our export growth also. You need a global environment also to get that extra 1 or 2% growth. और इन सब के बीच में फॉरेन फंड फ्लोज कैसे रहेंगे आपके हिसाब से? फॉरेन फंड फ्लोज, हमारा विश्वास ये रहा था पिछले एक साल भर के अंदर कि रेट हाइक साइकिल शुरू होने से पहले एफआईज अधिकतर समय बेचते हैं, और एक बार जब रेट हाइक साइकिल शुरू हो जाता है उसके बाद एफआईज नेसेसरली नहीं है कि इतना बेचते हैं। तो आज की डेट में हमें लगता नहीं है कि एफआईज इक्विटी मार्केट एटलीस्ट बेच रहे हैं, और या बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आई थिंक वो जून या जुलाई तक के समय में काफी ज्यादा उन्होंने अपनी सेलिंग कर दी थी बिफोर द रेट हाइक साइकिल, एंड ऑल्सो हिस्ट्री अगर आप समझेंगे तो काफी हद तक वो अपना एज अ परसेंटेज ऑफ देयर होल्डिंग सेलिंग वो हो चुका है। तो हमको दिखता नहीं है कि अगले एक साल के अंदर, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम मेजर इशू, दैट वी आर हेडिंग फॉर अ मेजर सेल ऑफ फ्रॉम एफआईज एटलीस्ट अगले एक साल में। नितिन भसीन, आपका धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी में भाग लेने के लिए। आपको नया वर्ष मुबारक हो, एंड थैंक यू वेरी मच आज से बात हो पाई। Sajid, thank you for calling us for this program, and wish you and all the viewers a happy new year.